हाय एवरीवन। तो आज हम डेंचर बेस्ड रीजन्स का चैप्टर कवर करेंगे वन शॉट में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसको मैं कम से कम टाइम में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंचर बेस्ड मटेरियल होते क्या हैं। तो मेनली इस चैप्टर के टर्म्स में हम जो भी कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन करते हैं, बनाते हैं, उसका ये जो बेस, जो भी पिंक मटेरियल दिख रहा है जिस पे दांत हम बैठाते हैं, उसको कहते हैं डेंचर बेस मटेरियल। तो इस बेस के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, इस बारे में ये चैप्टर है। तो पहला क्लासिफिकेशन है डेंचर बेस्ड मटेरियल। बुक में एक मिसप्रिंट है कि नॉन मेटालिक होना चाहिए एंड दिस शुड बी मेटालिक। तो बेस्ड ऑन द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर ये दो टाइप के होते हैं। पहला, नॉन मेटालिक में एक्रिलिक और विनाइल रेजिन्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्रिलिक रेजिन्स हमारा मेन टॉपिक है, सबसे वाइडली यूज्ड है वो। और मेटालिक में कोबाल्ट, क्रोमियम, गोल्ड एलॉयज और स्टेनलेस स्टील यूज होते हैं एज डेंचर बेस्ड मटेरियल। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है उसके नेचर के बेसिस पे कि वो टेम्परेरी मटेरियल है या परमानेंट, मतलब हम कुछ दिनों के लिए पेशेंट को दे रहे हैं या लंबे समय के लिए दे रहे हैं। तो अगर किसी भी रीजन से हमको एक छोटे टाइम के लिए पेशेंट को देना है डेंचर बेस, लेट्स से कि पेशेंट को बाद में इम्प्लांट कराना है और या फिर बस ट्राइंग के लिए हमको डेंचर बनाना है, तो हम उसको सेल्फ क्योर एक्रेलिक, शेलैक बेस प्लेट या बेस प्लेट वैक्स, इनका डेंचर बेस बना के दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को वो लंबे समय के लिए पहनना है, वही उसका परमानेंट प्रोस्थेसिस है, तो हम हीट क्योर डेंचर रेजन, लाइट क्योर रेजन, फोर टाइप रेजन, इंजेक्शन मोल्डेड रेजन या मेटालिक बेस रेजन, इनसे हम उनको डेंचर का बेस बना के देते हैं। फिर आगे आते हैं जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, आईएसओ क्लासिफिकेशन। इसमें चार टाइप होते हैं, सॉरी पांच टाइप होते हैं। और ये उसके क्योरिंग के नेचर पे बेस्ड है कि जब आप इसको अपना डेंचर बना रहे हैं तो ये एक डो के फॉर्म में होता है आपका बेस। तो वो हार्ड किस चीज से हो रहा है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो पहला है हीट पॉलीमराइजेबल पॉलीमर्स, कि ये पॉलीमर मेरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हीट अप्लाई करने पे मेरा मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है। इसके दो टाइप आते हैं, एक पाउडर एंड लिक्विड टाइप और दूसरा प्लास्टिक केक टाइप। तो जो हम यूज करते हैं क्लिनिक्स में और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो पाउडर एंड लिक्विड टाइप हीट पॉलीमराइजेबल पॉलीमर होता है, हीट क्योर पॉलीमर होता है। टाइप टू है ऑटो पॉलीमराइजेबल। ये बेसिकली इसमें जो मोनोमर और लिक्विड जो कंपोनेंट होता है मोनोमर और पॉलीमर का, उसमें ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से वो दोनों साथ में मिक्स होते ही खुद से पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो हमको कोई एक्सटर्नल एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें भी पाउडर और लिक्विड और फोर टाइप टाइप में आता है। फिर थर्मोप्लास्टिक आता है, टाइप फोर लाइट एक्टिवेटेड आता है, कि जैसे हम इसमें हीट यूज कर रहे थे वैसे इसमें लाइट यूज होती है उसको हार्डन करने के लिए या पॉलीमराइज करने के लिए। और टाइप फाइव माइक्रोवेव टाइप, माइक्रोवेव क्योर्ड मटेरियल आता है जो कि माइक्रोवेव से हार्ड होता है, क्योर होता है। आगे चलते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो मेरा डेंचर बेस बनेगा, अगर आप पिक्चर में देखेंगे किसी बूढ़े इंसान के मुंह में ये एक अच्छे खासे समय तक रहता है, दिन में 3 4 5 घंटे वो लगा के रखेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए आइडियली, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला है कि टेस्टलेस, ओडरलेस, नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको कोई इतनी चीज आप लंबे समय के लिए रख रहे हो, उसमें कोई टेस्ट नहीं आना चाहिए, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एस्थेटिकली सेटिस्फैक्टरी, नेचुरल दिखना चाहिए, कोई पर्पल ग्रीन ऐसे अजीब से कलर का नहीं होना चाहिए, अजीब नहीं दिखना चाहिए। डायमेंशनली स्टेबल, कि पेशेंट की रिच का जो शेप है उसी शेप का होना चाहिए, वो जितनी बार बिठाए उसको फिट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी बड़ा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए। हैव इनफ स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस। तो आप इसको मैस्टिकेशन के लिए यूज करोगे जिसमें सफिशिएंट फोर्सेस लगते हैं, अच्छे खासे फोर्सेस लगते हैं, तो स्ट्रांग होना चाहिए। और फोर्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। आप खाना खाओगे तो घिसना नहीं चाहिए कि दोनों ऊपर नीचे ये दांत साथ में घिस के खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनसॉल्युबल एंड इम्पर्मिएबल टू ओरल फ्लूइड, तो किसी ऐसे मटेरियल का नहीं बना होना चाहिए जो कि मुंह में डिसॉल्व हो जाए या ओवर टाइम डिसॉल्व होता रहे। हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब वेट कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए पहनने में।
टॉलरेट टेम्परेचर वेरियस टेम्परेचर्स मतलब आप ठंडा गर्म कुछ भी खाना खाओगे, आपके ओरल कैविटी का टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर जैसा नहीं होगा। तो आप जो भी गर्म और ठंडा खाना खाओगे उसकी वजह से डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। वो टेम्परेचर फेस करना, वो टेम्परेचर बेयर करने की एबिलिटी होनी चाहिए बेंचर में। इजी टू फैब्रिकेट, बनाने में आसान होना चाहिए। एंड रिपेयर, तो अगर टूट जाए तो वापस रिपेयर करना आसान होना चाहिए। अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। रेडियो ओपेक होना चाहिए कि अगर कभी पेशेंट ने उसका कोई टुकड़ा गलती से निकल लिया, अगर कभी कोई फ्रैगमेंट टूट गया और पेशेंट ने निकल लिया, तो हम एक्सरे में देख सकते हैं कि वो कहाँ गया। इसलिए रेडियो ओपेक होना चाहिए। और ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन टूथ स्ट्रक्चर के मैचिंग होना चाहिए, वरना क्या होगा कि अगर इसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, लेट्स से कि 1 डिग्री हमने इस पूरे इसका टेम्परेचर बढ़ा और ये ज़्यादा एक्सपैंड कर गया आपके दांतों से, तो क्या होगा कि यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, गैप क्रिएट हो जाएंगे और दांत बाहर आ जाएंगे इस टेंशन में से। और अगर आपके दांतों का थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है कि दांत ज़्यादा एक्सपैंड कर गए और ये इतना एक्सपैंड नहीं हो पाया, तो इसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बराबर होना चाहिए और इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए। फिर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, एक्रिलिक रेजिन्स। तो एक्रिलिक रेजिन्स होते हैं 3 टाइप के। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि इतने टाइप के मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, इसमें से हमको पढ़ना है एक्रिलिक रेजिन्स, जो कि सबसे वाइडली यूज है, सबसे सूटेबल है। अब एक्रिलिक रेजिन्स में पहला हमारे पास 3 टाइप के एक्रिलिक रेजिन्स आते हैं, हीट एक्टिवेटेड, केमिकली एक्टिवेटेड और लाइट एक्टिवेटेड। तो मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जहाँ पे हीट डालने से हो रही है, स्टार्ट हो रही है, वो हीट एक्टिवेटेड है। जहाँ केमिकल डालने से हो रही है, केमिकली एक्टिवेटेड है। और जहाँ लाइट डालने से हो रही है, वो लाइट एक्टिवेटेड है। तो हीट एक्टिवेटेड सबसे कॉमनली यूज्ड है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हीट एक्टिवेटेड पॉली मिथाइल मिथाइलैट, ये मेन हमारा पॉलीमर है जो कि हम यूज करते हैं डेंचर बनाने के लिए। फिर ये अवेलेबल होता है पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में और शीट और केक के फॉर्म में। रिएक्शन कौन सी होती है, हमारा पाउडर मोनोमर होता है और पाउडर पॉलीमर होता है और लिक्विड मोनोमर होता है। दोनों को हम मिक्स करते हैं प्लस हीट अप्लाई करते हैं, तो हमारा एक पॉलीमर बनता है। इसको और उसके साथ हीट निकलती है। अब आप सोचोगे कि हम स्टार्टिंग में पॉलीमर क्यों दे रहे हैं, ये तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, तो हमको मोनोमर मोनोमर देना चाहिए और पॉलीमर बन के निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब मोनोमर मोनोमर को ज्वाइन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स हमको इसको ज्वाइन करना है, मोनोमर मोनोमर पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इस श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम ऑलरेडी पॉलीमर डालते हैं उसमें कि हमारे वॉल्यूम में उतना सिग्निफिकेंट रिडक्शन ना आए और ये फिर एक कंप्लीट पॉलीमर बनकर निकलता है। टेक्निकल कंसिडरेशन, तो ये डेंचर को बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसको बनाने का एक आता है कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक, जो कि हम क्लिनिक्स में यूज करते हैं और पढ़ेंगे। दूसरा आता है इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक और तीसरा है फ्लूइड रेजिन टेक्निक। फिर आते हैं अभी कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन में हमारे पास एक है पाउडर और एक है लिक्विड। तो पाउडर में हमारे पास है सबसे पहले पॉलीमिथाइल मिथाइलैट, ये हमारा मेन कंपोनेंट है और ये हमारा पॉलीमर है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पाउडर में क्या आता है, इथाइल और ब्यूटाइल मिथाइलैट, जो कि हमारा कोपॉलीमर है। फिर एक होता है इनिशिएटर। ये एक्टिवेटर अलग है और इनिशिएटर अलग है। एक्टिवेटर है हमारा हीट, ठीक है, हीट काइंड ऑफ इनिशिएटर को इनिशिएट करेगा अ, और फिर इनिशिएटर आगे की रिएक्शन टेक ओवर करेगा, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको हीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद डाइज आते हैं कलर देने के लिए। ओपेसिफायर्स है कि आपके डेंचर को ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देगा, ओपेक बनाएगा। प्लास्टिसाइजर है जो कि उसको बांध के रखेगा, पूरे डेंचर को एक साथ होल्ड करके रखेगा। फिलर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ देंगे और ये नायलॉन फाइबर्स हैं स्टिमुलेट कैपिलरी। तो आपके डेंचर के नीचे जो भी रिच होती है वहां पे कैपिलरी का फ्लो अच्छा बना रहे, ये उसको स्टिमुलेट करता है, ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे, उसके लिए नायलॉन फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारे पाउडर के कॉम्पोनेंट्स हैं। फिर आता है हमारा लिक्विड।
तो हमारे लिक्विड में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो मोनोमर मिथाइल मिथाइक्रिलेट, यहाँ पे पॉली मिथाइल मिथाइक्रिलेट था क्योंकि ये पॉलीमर था, और ये मोनोमर है तो ये मिथाइल मिथाइक्रिलेट है। प्लास्टिसाइजर सेम है, डाइब्यूटाइल फैलेट। फिर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट है जो कि मोनोमर मोनोमर को ज्वाइन करेगा, हेल्प करेगा उसमें। और एक हाइड्रोक्विनोन है इनहिबिटर, कि समय के पहले ना रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसके लिए एक इनहिबिटर होता है। अभी इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। अम, ऐसा अगर अज्यूम करते हैं कि हमारा मोनोमर और पॉलीमर, लेट्स से कि एक हमारा पाउडर एक लड़का है, ठीक है, और ये लिक्विड एक लड़की है, जो कि शादी के लिए एक दूसरे को देखने जा रहे हैं अरेंज मैरिज पर्पसेस से। तो अगर आपने विवाह मूवी देखी होगी, तो उसमें जो लीड थी पूनम, उसकी फैमिली में आपको याद होगा कि केवल 4 लोग थे। पूनम थी, उसके चाचा थे जो कि उसके फादर की तरह थे, तो पापा। उसकी चाची थी जो कि थोड़ी सी नेगेटिव कैरेक्टर थी, वॉजंट रियली हैप्पी उस शादी से, तो चाची। और एक उसकी कजिन सिस्टर थी छोटी। अभी इन सबके रोल क्या थे? पूनम ये हमारी मोनोमर हो गई, ये हमारी मेन लड़की है, मोनोमर हो गई। उसके पापा, पी फॉर पापा, पी फॉर प्लास्टिसाइजर, आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी पापा उसके पूरी फैमिली को साथ में रखते थे, वही कारण थे कि ये सब साथ रहते थे। तो प्लास्टिसाइजर का काम होता है बॉन्ड करना, तो पी फॉर प्लास्टिसाइजर आप ऐसे याद रख सकते हैं, डाइब्यूटाइल फैलेट। फिर चाची नेगेटिव कैरेक्टर थी, अम, शादी से खुश नहीं थी, तो उनको आप इनहिबिटर कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ wasn't रियली हैप्पी जो भी हो रहा था उससे। तो हाइड्रोक्विनोन चाची थी। और छोटी, अगर आपको याद होगा कि वो अपनी दीदी और जीजू की मीटिंग्स अरेंज कराती थी छत पे, तो यू कुड से कि वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट थी। ठीक है, तो इससे आप ये लिक्विड के कंपोनेंट्स याद रख सकते हैं। और अगर हम इस पे पॉलीमर पे हैं जिसके बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, इसको याद रखना और मुश्किल होगा। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि उस शादी में लड़का आया था प्रेम अपनी बहुत बड़ी फैमिली को साथ में लेके, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वैसा इमेजिन करते हैं कि हमारा एक लड़का है जो कि है पॉलीमिथाइल मिथाइक्रिलेट। तो ये है हमारा बॉय पॉलीमर। अभी ये अपने साथ साथ किसको लाया है? तो ये सबसे पहले लाया है अपने ट्विन ब्रदर को। इसका ट्विन ब्रदर है कोपॉलीमर इथाइल और ब्यूटाइल मिथाइक्रिलेट, ठीक है। तो ये है कोपॉलीमर। फिर इसके साथ इसकी दो बहनें आई, 2 नंबर पे 2 सिस्टर्स। अच्छा, सिस्टर्स का क्या काम होता है कि वो कहीं पे भी अपने भाइयों को ले जाएंगे तो अच्छा बना के सजा के लेके जाएंगी, लड़की देखने जा रहे हैं तो ये उनको डाइज, कलर प्रोवाइड कर रही है, एस्थेटिकली अच्छा बना रही है। तो एक तो डाइज है आपका ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, और दूसरा डाइड नायलॉन फाइबर्स। ठीक है, नायलॉन फाइबर्स भी क्यों? ये एस्थेटिकली तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म चीजों को अच्छा बना रहे हैं, कैपिलरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो आप एक समझ सकते हैं कि ये काइंड ऑफ बड़ी बहन है जो अपने भाई को एडवाइस दे रही है कि आगे चीजें कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। तो नायलॉन, डाइड नायलॉन फाइबर्स, ठीक है। तो ये है उसके सिस्टर और उसके ब्रदर। फिर ऑब्वियसली उसकी मम्मी और पापा साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे चाची इनहिबिटर थी, लेकिन यहाँ पे लड़के की माँ लेट्स से खुश है शादी से, तो ये इनिशिएटर है। माएँ ही अक्सर बोलती हैं लड़कों को कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो वो इनिशिएटर है। आई फॉर इनिशिएटर, और आई फॉर मराठी में आई मतलब मदर होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इनिशिएटर है। और यहाँ पे हमारा इनिशिएटर है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड। फिर इसके साथ भी इसके पापा हैं जो कि हैं प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर डाइब्यूटाइल थैलेट। फिर और इसके साथ साथ कौन आए हैं? तो ये तो इसकी नॉर्मल फैमिली हो गई। ओपेसिफायर्स, ओपेसिफायर्स मीन्स ओपेक बनाना, चीजों को काइंड ऑफ छुपाना। तो आपकी गलतियां और आपके कांड पुराने कौन छुपाते हैं? आपके दोस्त। तो इसके साथ ओपेसिफायर्स, इसके दोस्त आए हैं जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। और सातवां, इसके साथ एक हमेशा शादी में मीडिएटर बिचौलिया होता है जिसकी बहुत वैल्यू होती है, जिसकी दोनों फैमिलीज बहुत इज्जत करती हैं। तो नेक्स्ट से वो है फूफा। तो इसके फूफा आए हैं, एफ फॉर फूफा, एफ फॉर फिलर, ठीक है। तो वो आए हैं जो कि मीडिएटर हैं दोनों फैमिलीज के बीच में, और इनका इमेज थोड़ा सा ये कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं।
जिससे दैट, ठीक है। तो इस ये लड़का अपने साथ ये 7 मेंबर्स को लेके आया है और ये लड़की की छोटी सी फैमिली है। ऐसे आप इसके कंपोनेंट्स आसानी से याद रख सकते हैं। तो एक आगे चलते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक। तो अभी हमने टेक्निकल इसमें बात की थी, टेक्निकल कंसिडरेशंस में, कि डेंचर हम बनाते कैसे हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक, ये मेथड है कि हम डेंचर बनाते कैसे हैं। आपने क्लिनिक्स में बनाए होंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा, नहीं बनाए होंगे तो मैंने इमेजेस डाली हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो पहला स्टेप होता है वैक्स अब डेंचर। तो अगर आपने टीथ अरेंजमेंट किया है, अ, तो आप जो डेंचर तभी टीथ अरेंजमेंट करके बनाते हैं, ये टेम्परेरी इसका बनता है बेस प्लेट, कोल्ड क्योर का या सेल्फ क्योर का डेंचर बेस बनता है। ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। और इस पे हम दांत अरेंज करते हैं, ये होता है वैक्स। इसको कहते हैं वैक्स टब डेंचर। इसको हम पेशेंट के मुंह में ट्राई करते हैं, बोलते हैं कि प्रॉपर फिट है, तो हम उसको परमानेंट बनाते हैं। अभी ये क्या क्या पहला स्टेप है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ वैक्स डेंचर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ स्प्लिट मोल्ड। स्प्लिट मोल्ड में हम अपने वैक्स कप डेंचर को इन्वेस्ट करते हैं डेंटल फ्लास्क में विद स्टोन और प्लास्टर थ्रू थ्री पोर टेक्निक। ये क्या होता है कि मैंने ये डेंचर लिया, इसको कहते हैं स्प्लिट मोल्ड। ये जो भी मेटालिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है स्प्लिट मोल्ड। तो इसमें एक ये पार्ट होता है, दूसरा ये पार्ट होता है, और इसके ऊपर एक और ढक्कन होता है, जिससे ये पूरा बंद हो जाएगा। तो ये फ्लास्क होता है, या स्प्लिट मोल्ड इसको कहते हैं। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे ये वैक्स कप डेंचर को। तो इन्वेस्ट कैसे करते हैं कि पहले हम स्प्लिट मोल्ड में जिप्सम भर देंगे, थोड़ा सा बेस पे जिप्सम डाल देंगे, और फिर जो ये हमारा कास्ट विथ कास्ट ये वैक्स टब डेंचर है, उसको इसमें उस जिप्सम में फंसा देंगे, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये होती है पहली लेयर। थ्री पोर टेक्निक में होता है, जो हम 3 बार जिप्सम डालते हैं। तो पहला हमारा जिप्सम का लेयर डाला और उसमें हमने कास्ट को विथ टेम्परेरी डेंचर फंसा दिया। अभी इसके ऊपर से फिर हम ये सेकंड, ये मेटालिक रिंग थी बेस वाली, ये बेस वाली मेटालिक रिंग थी इस पिक्चर में। अभी हमने इसके ऊपर एक दूसरी रिंग डाली। अब हम इसके ऊपर से सेकेंड लेयर ऑफ प्लास्टर डालेंगे और इसको पूरा प्लास्टर से भर देंगे, प्लास्टर या स्टोन से भर देंगे। और फिर आधा लगभग इसको हम भरने के बाद फिर हम एक और लेयर डालेंगे प्लास्टर या स्टोन के लिए इसके ऊपर से। और फिर जो इसके ऊपर का ढक्कन होगा ऐसा ही मेटालिक, वो लगा के बंद कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं थ्री पोर टेक्निक, जिसमें हम डेंचर को इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, थ्री पोर टेक्निक से जब हमने ये इन्वेस्टमेंट कर लिया, कि डेंचर आपका क्लोज हो गया कंप्लीटली, अब ये प्लास्टर से पैक है, ये खुलेगा नहीं। उसके बाद हम इसको उबलते हुए पानी में रखते हैं लगभग 2 घंटे, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए। तो उसको हम कहते हैं डी वैक्सिंग। पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ वैक्स ऑफ डेंचर, दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग। अब तीसरा स्टेप है डी वैक्सिंग। डी वैक्सिंग में हम इस पूरे पार्ट फ्लास्क को ऐसे के ऐसे उबलते हुए पानी में रखेंगे। तो ये जो भी वैक्स था, ये सारा वैक्स पिघल के पानी में निकल जाएगा, और ये आपके सारे दांत इस प्लास्टर में फंस के निकलेंगे। और ये शेप जो इसका टेम्परेरी डेंचर बेस का था, ये गड्ढा इस प्लास्टर या स्टोन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और ये आपका एज अ मोल्ड काम करेगा नेक्स्ट जो आगे परमानेंट डेंचर बनाना है उसके लिए। और ये आपकी कास्ट है जो हमने इन्वेस्ट की थी, ठीक है। तो ये हो गया डी वैक्सिंग। डी वैक्सिंग के बाद आप देखेंगे ब्रश से यहाँ पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई करते हैं। क्योंकि इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा हीट क्योर मटेरियल है जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, हम उसको एक आटे की तरह गूंथते हैं और इस गड्ढे में भर देते हैं। फिर हम इसका ये ढक्कन विथ कास्ट ऊपर लगाएंगे ताकि ये डेंचर का शेप ले ले अच्छे से। और फिर ट्रायल पैकिंग होती है, ट्रायल पैकिंग में हम ऐसे एक पन्नी लगाते हैं और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करते हैं, ताकि ये जितना भी एक्सेस मटेरियल है ये निकल जाए। तो इसको कहते हैं फ्लैश। ये सारा एक्सेस मटेरियल निकल जाता है, फिर हम वापस से इसका ढक्कन खोलते हैं, उस पन्नी को हटाते हैं, इस पूरे सरफेस को अच्छे से स्मूथ करते हैं, जो साइड साइड में एक्सेस मटेरियल होता है उसको हटाते हैं, फिर से वापस से ये ढक्कन बंद करते हैं और उसको पानी में क्योर करने के लिए छोड़ देते हैं, उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में, ताकि वो हार्ड हो जाए।
तो आगे इतना लंबा प्रोसेस होता है। हमने सेपरेटिंग मीडिया तक बता दिया कि यहाँ पे हमने सेपरेटिंग मीडिया लगाया। क्यों? ताकि अभी हम जब हीट कर मटेरियल डालेंगे तो वो हमारे जिप्सम पे चिपके ना। अब सेपरेटिंग मीडिया लगाना क्यों इतना जरूरी है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज है कि हम नहीं चाहते कि वाटर हमारा रेजिन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि साइड साइड में ये जिप्सम हमने पानी से निकाला है। उबलते हुए पानी में रखा था डिवैक्सिंग के लिए, जिप्सम पे पानी लगा है। अभी हमको इसके ऊपर ये रेजिन डालना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि पानी और जो जिप्सम में जो रेजिन और जो जिप्सम में पानी है उसका कांटेक्ट आए। हम नहीं चाहते इन दोनों का कांटेक्ट हो, तो हम ये सेपरेटिंग मीडिया बीच में लगाते हैं इन दोनों के। दूसरा है, हम नहीं चाहते कि जो हमारे रेजिन में मोनोमर है वो जिप्सम में जाए, तो उसका भी कांटेक्ट हम अलग रखना चाहते हैं। और उसकी वजह से जिप्सम और एक्रिलिक रेजिन चिपकता नहीं है, तो डेंचर निकालने में आसानी होती है। फिर टाइप्स ऑफ सेपरेटिंग मीडिया, तो कौन कौन सी चीजों को हम सेपरेटिंग मीडिया की तरह यूज कर सकते हैं? टिन फॉइल, सोडियम एल्जिनेट कंपाउंड, सोडियम सिलिकेट, स्टार्च, और ये कुछ नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। रिएक्शन क्या होती है इसकी सेपरेटिंग मीडिया की? तो सोडियम एल्जिनेट जो कि सेपरेटिंग मीडिया है, वो जिप्सम में जो कैल्शियम होता है उससे रिएक्ट करता है और इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट की लेयर बना देता है। तो यहाँ पे एक इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट की लेयर बन जाएगी, जो कि पानी से और एक्रिलिक से डिसॉल्व नहीं होगी और जिप्सम को और इस एक्रिलिक रेजिन को अलग अलग रखेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं मिक्सिंग ऑफ पाउडर इन लिक्विड। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारा रेजिन एक पाउडर और एक लिक्विड के बॉटल में आता है, और अभी जब हमने यहाँ पे इसको पैकिंग किया तो ये ऐसे आटे की कंसिस्टेंसी में था, डो कंसिस्टेंसी। तो ये कैसे बना, इसको कैसे मिक्स करना होता है, इसको कहते हैं इसके स्टेजेस ऑफ मिक्सिंग आते हैं, फिजिकल स्टेजेस ऑफ मिक्सिंग। तो ये पाउडर है, ये लिक्विड है। इसको हम जब सबसे पहले मिक्स करते हैं तो एक ऐसा घोल बनता है जिसको कहते हैं वेट सैंड स्टेज, जिसमें इनकोहेरेंट मास बनता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे निकालूंगी तो ये चिपक के नहीं निकलेगा, अलग निकलेगा मेरा स्पैचुला। ठीक है, तो ये पहली स्टेज है। फिर उसको हम थोड़ा सा टाइम छोड़ते हैं, 20-30 सेकेंड, तो ऐसे स्ट्रिंग्स, स्टिकी स्ट्रिंग्स निकलने लगती है, इसको हम कहते हैं स्टिकी स्टेज। फिर इसको थोड़े और टाइम छोड़ते हैं, तो जब हम एक बार में अपना स्पैचुला पूरे में घुमाएंगे तो ऐसे डो बन के, अब देखेंगे कि अभी तक स्ट्रिंग्स निकल रही थी, अब ये पूरा मास ऐसे डो बन के निकल रहा है। तो इसको हम कहते हैं डो स्टेज। ये तीसरी स्टेज है। इसी स्टेज में हम इस पूरे मास को उठाते हैं और जो हमारे वैक्स टेंचर में ये खाली जगह थी जो हमने कांचा बनाया था, इसमें उसको ऐसे आटे की तरह भर देते हैं। दो स्टेज में पैकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आती है रबरी स्टेज, जब ये डो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है और नॉन इलास्टिक हो जाता है। और फिर स्टिफ स्टेज आती है जिसमें वो कम्प्लीटली हार्ड हो जाता है और उसका कुछ नहीं कर सकते। तो डो स्टेज इज द वर्किंग टाइम, जितनी भी देर आपका मटेरियल डो स्टेज में है आप उसको मोल्ड कर सकते हैं और पैक कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग द मोनोमर एंड पॉलीमर यू डू पैकिंग। पैकिंग इज जस्ट अपने मोनोमर पॉलीमर को डो कंसिस्टेंसी में फ्लास्क में पैक करें। ठीक है, पैकिंग टू अर्ली में ऑल्सो रिजल्ट इन पोरोसिटी। तो अगर आपने बहुत जल्दी उसको स्टिकी स्टेज में ही पैक कर दिया तो इससे पोरोसिटी हो सकती है। आगे आते हैं मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड लिक्विड। तो हमारा रेशियो एक्यूरेट होना चाहिए, 3:1 का रेशियो होता है, 3 पाउडर और 1 लिक्विड। अगर ये रेशियो हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा मोनोमर यूज कर रहे हैं तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है, मतलब हमारे डेंचर का साइज छोटा बन के निकलेगा। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पैकिंग कंसिस्टेंसी रीच करने में, क्योंकि पैकिंग एक आटे जैसी कंसिस्टेंसी है। इमेजिन कि आपने आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो वो कभी वैसे बंध नहीं पाएगा प्रॉपर। तो पैकिंग कंसिस्टेंसी रीच करने में बहुत टाइम लगेगा और पोरोसिटी हो जाएगी डेंचर में। ठीक है, फिर अगर बहुत कम हमने मोनोमर यूज किया, बहुत कम लिक्विड यूज किया, तो क्या होगा कि सारा आपका पॉलीमर गीला नहीं होगा और आपका डेंचर थोड़ा सा दरदरा ग्रैन्युलर बनेगा, जो कि अच्छा नहीं होता है फॉर लाइफ ऑफ डेंचर। और डो विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज, तो आपका डो प्रॉपर बंधेगा नहीं और वो टूट के इधर उधर गिर रहा होगा, तो आपको पैक करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर पैक कर दिया हमारा डेंचर,
ट्रायल पैकिंग हो गई। ट्रायल पैकिंग मैं एक बार और समझा देती हूँ कि पहले अभी तक डीवैक्सिंग हुई, मैंने अपना रेजिन ऐसे ये 2 स्टेज में लाके इसको पैक कर दिया, मैंने इसका ढक्कन लगाया। उसके ढक्कन लगाने के पहले मैंने यहाँ पे एक पन्नी लगाई और फिर ढक्कन लगाया। ढक्कन लगा के हमने बेंच प्रेस किया, उसको दबा दिया, तो क्या हुआ, ये सारा एक्सेस मटेरियल बाहर आ गया। अब मैंने इसका ढक्कन खोला, ये पन्नी हटाई और साइड साइड में जितना भी एक्सेस मटेरियल बहा होगा इस बेंचर के यहाँ पे, उन सबको मैं कार्बर से काट के हटा दूंगी, ताकि मेरा डेंचर अच्छे शेप में आए, मुझे बाद में ज़्यादा ट्रिमिंग ना करनी पड़े। तो फिर वो सब हटा दिया, फिर मैंने उसका ढक्कन बंद किया वापस से ऐसे। अब इसमें से कोई एक्सेस मटेरियल नहीं निकलना चाहिए और मैं उसको बेंच पे से एक बार वापस से करके फाइनल क्लैम्प कर दूंगी। अभी फिर मेरा ये डेंचर ऐसे बंद, पूरा ढक्कन ऐसे टिफिन जैसे बंद हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्योरिंग। क्योरिंग क्या होती है? हीट प्रोवाइड करना, उस पूरे डेंचर को जो अभी तक हमने बनाया है उसको हीट प्रोवाइड करना, ताकि वो हार्डन हो पाए। ठीक है, तो ट्रायल क्लोजर में एक्सेस जो हमारा मटेरियल निकलता था, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो एक्सेस मटेरियल निकला इसको हम फ्लैश कहते हैं। ये निकलना जरूरी होता है ताकि हम समझे कि हमारा मटेरियल कहीं से कम नहीं है। ठीक है, फिर क्योरिंग पे आते हैं। क्योरिंग आफ्टर फाइनल क्लोजर, हम उसको लगभग 1 घंटे के लिए बेंच क्योर करते हैं। मतलब हम मोनोमर मतलब हम अपने फ्लास्क को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रहने देते हैं बंद। क्यों जरूरी है वो? इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर के लिए। ठीक है, मोनोमर कंप्लीटली काइंड ऑफ डिफ्यूज हो जाए पूरे मटेरियल में इसलिए, और बेस मटेरियल की पीठ से बॉन्डिंग अच्छी हो जाए इसलिए। फिर हम उसको पानी में रखते हैं। पानी में ऐसे कि वो पानी के साथ ही हम उसको पानी में रखते हैं और हीट ऑन कर देते हैं। तो हमारा मटेरियल गर्म पानी में जाता है, धीरे धीरे करके पानी उसके साथ गर्म होता रहता है। हीटिंग प्रोसेस, इसको हम कहते हैं क्योरिंग। ये कंप्लीट पॉलीमराइजेशन करता है हमारे मटेरियल को, और जितना भी थिक हमारा डेंचर है उस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर थिकनेस ज़्यादा है तो हमको थोड़े लंबी क्योरिंग करनी पड़ती है, और अगर थिकनेस हमारी डेंचर की पतली है तो छोटी क्योरिंग में भी क्योर हो जाता है अच्छे से। अ, अगर लंबे हम क्योरिंग करते हैं तो जनरली इंटरनल पोरोसिटीज कम होती है। रिकमेंडेड क्या होता है? लॉन्ग साइकिल 74 डिग्री पे आप 8 घंटे तक उसको रख सकते हैं अपने फ्लास्क को, या फिर 74 डिग्री पे 8 घंटे तक रखिए और 1 घंटे तक उसको बॉईल कर दीजिए। और शॉर्ट साइकिल होती है 74 डिग्री फॉर 2 आवर्स एंड देन बॉईल फॉर 1 आवर फॉर थिनर पोर्शन। ठीक है, तो अगर थिक डेंचर है तो ये रिकमेंडेड होता है, और अगर थिन डेंचर है तो ये रिकमेंडेड होता है। आगे आते हैं। क्योर कर लिया, मटेरियल बहुत गर्म है, 74 डिग्रीज पे है, आपने हीट बंद की, अभी उसको निकाला। अब निकालने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको कहते हैं कूलिंग। कूलिंग, इसको कहते हैं बेंच कूलिंग। तो पहले धीरे धीरे मटेरियल ठंडा होना चाहिए, एकदम अचानक से ठंडा नहीं करना चाहिए, उसमें वॉर्पेज हो जाती है। वॉर्पेज जिसकी आपके डेंचर का शेप टेढ़ा हो जाएगा, आपने ऐसा बनाया था वो कुछ ऐसा टेढ़ा सा होके निकलेगा। ठीक है, तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको धीरे धीरे उसको कूल करना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। जनरली ओवरनाइट इज आइडियल। अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर पे उसको 30 मिनट पे रखिए, और फिर कोल्ड टैप वाटर के अंदर 15 मिनट रखिए, फिर आप खोल सकते हैं अपने फ्लास्क को। डी फ्लास्किंग, हमने वो जो अपना फ्लास्क बनाया था टिफिन जैसा, इसको अब हम खोलते हैं। और फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग, जब हमारा डेंचर बाहर निकाल लिया तो उसको हम बहुत सारे ब्रश से पॉलिश करके स्मूथ करके, और फिर ये बॉक्स से स्मूथ करके पेशेंट को दे देते हैं। ये हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक है डेंचर बनाने का। अब आती है इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक। ये इतना कॉमनली नहीं यूज होता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि स्पेशल इक्विपमेंट यूज होता है, स्पेशल बाथ फॉर क्योरिंग, और a screw and a hole vent are formed in gypsum mold। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जिप्सम का कास्ट है, इस पे हमने एक होल बनाया है, इसमें ये इंजेक्शन, ये स्पेशल इक्विपमेंट लग रहा है, और इस इंजेक्शन के थ्रू जो हमने कास्ट में होल बनाया है उससे हम पूरे में मटेरियल भरते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल, इसमें ये टेक्निक, स्क्रू लगता है, ये सारा इक्विपमेंट लगता है। फिर soft resin is contained in an injection and is forced into the mold space as needed।
इंजेक्शन से हम अपना रेजिन इस खाली जगह में भरेंगे और प्रेशर में रखते हैं जब तक वो हार्ड नहीं हो जाता। कॉन्टिन्यूअस फीडिंग ऑफ द मटेरियल अंडर प्रेशर कॉम्पनसेट्स फॉर श्रिंकेज। मैंने बताया था कि जब हम पॉलीमराइज होता है हमारा मटेरियल तो वो श्रिंक करता है। तो ये मटेरियल क्या कर रहा है कि वो कह रहा है अच्छा यहाँ पे श्रिंक करेगा तो मैं वापस से और मटेरियल दे दूंगा। तो मैं तब तक उसको मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा जब तक वो श्रिंकेज कॉम्पनसेट नहीं हो जाती। वो जितना श्रिंक करेगा मैं उतना और मटेरियल देता जाऊंगा। तो ये इस टेक्निक की स्पेशलिटी है। एडवांटेज क्या है? डायमेंशनल एक्यूरेसी है क्योंकि श्रिंकेज कम है। वर्टिकल डायमेंशन में इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आप स्क्रू बना रहे हो, आपको ऐसे ओपन करके कोई खास प्रोसेस नहीं करनी है। होमोजीनियस टेंचर बेस, पूरा मटेरियल इंजेक्शन से एक साथ फ्लो कर रहा है तो एक जगह मोटा एक जगह पतला नहीं होगा, बराबर जाएगा। लो फ्री मोनोमर कंटेंट, तो एक आप एक्यूरेट रेशियो में मोनोमर और पॉलीमर मिक्स करके दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि एक में मोनोमर ज्यादा है एक में कम है। गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ बेटर होती है कंप्रेशन मोल्डिंग वाले से। डिसएडवांटेज हायर कॉस्ट है, मोल्ड डिजाइन करने में प्रॉब्लम आती है, स्क्रू लगाना और ये सब। लेस क्रेज रेजिस्टेंस, क्रेज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। और स्पेशल फ्लास्क यूज होता है तो बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल मिथाइक्रिलेट डेंचर बेस। तो अभी जो हम मोनोमर और पॉलीमर पढ़ रहे थे उस डेंचर बेस की प्रॉपर्टीज क्या है? टेस्टलेस और ओडरलेस है। एस्थेटिक्स, तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम अपने जैसा हमको कलर चाहिए उस हिसाब से कलर कर देते हैं। डेंसिटी कम है, हल्का है। स्ट्रेंथ लो स्ट्रेंथ, लेकिन हमारे सीडी के लिए या पार्शियल डेंचर के लिए सफिशिएंट होता है। स्ट्रेंथ और किन चीजों से अफेक्ट होती है? तो कॉम्पोजिशन ऑफ रेजिन, हम मोनोमर पॉलीमर कितना मिक्स कर रहे हैं। टेक्निक ऑफ प्रोसेसिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग से कर रहे हैं या इंजेक्शन टेक्निक से कर रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो प्रॉपरली क्योर हुआ है या नहीं। वाटर सॉर्प्शन, हमारा डेंचर वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको पानी में रखा है या नहीं, उससे भी वो वीक और स्ट्रांग होता है। और एनवायरनमेंट ऑफ डेंचर, मतलब आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो या नहीं, उसको क्लीन कर रहे हो या नहीं, उसमें फूड पार्टिकल्स अटके हैं तो उससे डेंचर की लाइफ कम हो जाती है। फिर लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, मतलब गिरने पर टूट सकता है लेकिन इसमें हम और मटेरियल प्लास्टिसाइजर वगैरह डाल के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सफिशिएंट फटीग स्ट्रेंथ, मतलब मैस्टिकेशन फोर्सेस को सफिशिएंटली रेजिस्ट कर लेता है। लो हार्डनेस, तो स्क्रैच इजीली हो जाता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो थोड़ी सी इलास्टिसिटी हर मटेरियल में होती है ताकि वो आपके फोर्सेस के अंदर थोड़ा सा डिफॉर्म होकर वापस नॉर्मल हो जाए, तो वो सफिशिएंट है डेंचर्स के लिए। और गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब समय के साथ इसके डायमेंशंस बदलते नहीं है, जैसा बनाया वैसा रहता है। वाटर ऑप्शन थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि ओरल कैविटी में रहेगा तो वाटर अब्जॉर्ब करके वापस उसको छोड़ देना आना चाहिए। तो रिवर्सिबल है, एक्सपैंड करता है थोड़ा सा पानी में और फिर वो प्रोसेसिंग जो हमारा श्रिंकेज होता है उसको कॉम्पनसेट कर देता है। जब हम बना रहे थे तो हमारा डेंचर थोड़ा सा श्रिंक हो गया था जैसा हम आइडियल चाहते थे, फिर वापस से इसमें जब ये ओरल कैविटी में गया और हमने इसको पानी में रखा तो ये वापस से उतना बड़ा हो गया पानी एब्जॉर्ब करके, तो वो हमारे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कॉम्पनसेट कर देता है। फिर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इसमें प्रेजेंट है लेकिन वाटर ऑप्शन से और कॉम्पनसेट हो जाता है और इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? अच्छा फिट है इनिशियली, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, कलर स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इसमें कलर चला जाता है समय के साथ। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन थोड़ा सा कम होता है और रिपेयरिंग के लिए सेल्फ क्योर बेटर होता है। हीटर को रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है। आगे आते हैं केमिकली एक्टिवेटेड एक्रिलिक रेजिन्स। तो अभी तक हम उन रेजिन्स की बात कर रहे थे जो कि हीट डालने पर सॉलिडिफाई होते थे। अब ये रेजिन है कि हम पाउडर और लिक्विड को मिक्स करेंगे और वो मिक्सचर बना के हम अपने डेंचर बेस पर लगाएंगे और वो हार्ड हो जाएगा खुद से ही। हमको कोई हीट नहीं डालनी, हमको कोई उसको उबालना नहीं है। तो हम इसको क्यों नहीं यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये पढ़ेंगे। तो दे पॉलीमराइज एट रूम टेम्परेचर, कोई क्योरिंग नहीं चाहिए आपको, कोई बॉइलिंग वाटर नहीं चाहिए। केमिकल इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि इसमें ऑलरेडी था। तो अभी तक हमारा जो इनिशिएटर था वो हीट से एक्टिवेट होता था हीट पॉलीमराइजेबल में। इसमें एक दूसरा मटेरियल है डाई मिथाइल पैराटोलुइन टोलुडीन, जो कि इसको एक्टिवेट करता है इनिशिएटर को इंस्टेड ऑफ द हीट। ठीक है, तो इसमें ये केमिकल एक्टिवेटर इसको एक्टिवेट कर रहा है। ये एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है मोनोमर में। तो
आप देखोगे कि आपका इनिशिएटर प्रेजेंट है पॉलीमर में, पाउडर में, और जब ये मोनोमर से मिलता है लिक्विड से, तो इसमें प्रेजेंट है आपका एक्टिवेटर। ये दोनों मिलेंगे तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो आपका डेंचर बेस हार्ड हो जाएगा। इसमें भी सारे सिमिलर ही कंपोनेंट्स हैं। आप देखोगे तो पाउडर में मिथाइल मिथाइक्रिलेट, डाई मिथाइल टोलुडीन, ये एक्टिवेटर है जो कि एक्स्ट्रा है इसमें। डाइब्यूटाइल थैलेट प्लास्टिसाइजर हीट क्योर में भी था। क्रॉस लिंकिंग एजेंट इसमें हमारे पाउडर में प्रेजेंट है, लिक्विड में नहीं है। और हाइड्रोक्विनोन इनहिबिटर सॉरी लिक्विड में प्रेजेंट है, जो कि उसमें भी था। क्रॉस लिंकिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर, ये तीनों चीजें हमारे लिक्विड में प्रेजेंट थी, मोनोमर में, इसमें हीट क्योर में भी। और मिथाइल मिथाइक्रिलेट भी था। इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है हमारा एक्टिवेटर डाई मिथाइल टी टोलुडीन, हमारे मोनोमर में। और पाउडर जो हमारा पॉलीमर है, इसमें सेम ही कंपोनेंट्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके कंपैरिजन में। मिथाइल पॉलीमिथाइल मिथाइक्रिलेट, बेंजोइल पेरोक्साइड, डाइज, सब कुछ सेम है हमारे हीट क्योर जैसा, तो आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है। अब इसको टेक्निक क्या है, इस कोल्ड क्योर से हम डेंचर कैसे बनाते हैं? तो स्प्रिंकल ऑन टेक्निक होती है, जो कि आपने टेम्पररी डेंचर बेस बनाने के लिए यूज किया होगा। अडेप्टिंग टेक्निक होती है, उसमें हम बेसिकली उसका एक डो बना के और उसको रोटी की तरह बेल के हमारे कास्ट पे अडेप्ट कराते हैं। फ्लूइड रेजिंग टेक्निक, इसके लिए स्पेशल मटेरियल लगता है। और कंप्रेशन मोल्डिंग टेक्निक इसमें भी यूज होती है। फिर हीट क्योर और सेल्फ क्योर में कंपैरिजन, कि इनमें से कौन सा अच्छा है और हम कौन सा यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। सेल्फ क्योर में हीट नहीं चाहिए, एडवांटेज। पोरोसिटी ज्यादा होती है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज उसको मैं रेड से कर देती हूँ, डिसएडवांटेज पोरोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। लोअर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एडवांटेज। हाई रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट, ये हमको नहीं चाहिए, श्रिंकेज करेगा, डिसएडवांटेज। मटेरियल इज वीकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लो इसका वेट है, तो बहुत ज़्यादा ही हल्का है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, क्रीप ज़्यादा है, तो डायमेंशनली उतना स्टेबल नहीं है। पुअर कलर स्टेबिलिटी, इजी टू डिसक्लास, तो आपको हीट में इतना तोड़ना वोड़ना नहीं पड़ता, इजी टू डिसक्लास। और लोअर रेट ऑफ मोनोमर डिफ्यूजन, तो वो डिसएडवांटेज। अब आते हैं हीट क्योर पे। तो हीट क्योर पे हमको सबसे पहले हीट चाहिए क्योरिंग के लिए। वो डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबे समय तक हीट चाहिए। और सेल्फ क्योर, आपने पाउडर और लिक्विड मिक्स किया और वो क्योर हो जाता है, तो कंपैरेटिवली सेल्फ क्योर इसमें बेटर है, और ये डिसएडवांटेज है। फिर एडवांटेज है कि इसमें पोरोसिटी कम होती है। हायर मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे तो डिसएडवांटेज है इन इट सेल्फ कि ये भारी होता है, लेकिन लेटर ऑन इसका एडवांटेज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लोअर मोनोमर कंटेंट, वो एडवांटेज है। मटेरियल इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर वेट डिसएडवांटेज था, उसकी वजह से हमको एक एडवांटेज मिल रही है कि हमारा मटेरियल स्ट्रॉन्ग है। फिर उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी और बेटर होती है, तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं शो करता, डिफॉर्मेशन नहीं होता, ये सारे प्रॉपर्टीज बेटर है। कलर स्टेबिलिटी इसमें बेटर है। डिफ्लास्क करने में दिक्कत आती है क्योंकि आपका प्लास्टर पूरा पैक्ड है, आप उसको लेकर तोड़ते हो, कभी फ्लास्क टूट जाता है, तो इसका डिफ्लास्क करने का प्रोसीजर डिफिकल्ट है। रेट ऑफ मोनोमर डिफ्यूजन इज हाई, तो मोनोमर डिफ्यूजन आपका जितना हाई होगा, उतना अच्छा मिक्स मिलेगा आपको मोनोमर और पॉलीमर का, राइट। तो क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बेटर डिफ्यूजन होता है, तो ये एक पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ क्योर में कितने नेगेटिव्स हैं और हीट क्योर में कितने। कंपैरेटिवली हीट क्योर इसीलिए बेटर है और हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर आते हैं पोर्सलीन टीथ और डेंचर टीथ। तो अभी तक हम डेंचर बेस के बारे में बात कर रहे थे, अगर मैं पहले पेज पे वापस जाऊँ, तो अभी तक हम इस पूरे डेंचर बेस के बारे में बात कर रहे थे, जो भी हमारा पिंक मटेरियल था यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन कभी कभी हमारे टीथ पे आता है, ये जो हम टीथ आर्टिफिशियल लगाते हैं, तो इसमें पोर्सिलीन टीथ और एक्रिलिक टीथ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि दोनों में से बेटर कौन सा है। तो यहाँ पे आते हैं पोर्सिलीन, तो पहले रेजिन टीथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनका फ्रैक्चर टफनेस ज्यादा होता है, मतलब कि ये जल्दी फ्रैक्चर नहीं होंगे। पोर्सिलीन टीथ जल्दी फ्रैक्चर हो सकते हैं, चिप हो सकते हैं, चिप इसकी पतला सा एक थिन सा सेक्शन निकल जाएगा। उसके बाद क्रेजिंग इफ नॉट क्रॉसिंग, तो क्रेजिंग एक फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, उसमें छोटे छोटे फ्रैक्चर आ जाते हैं,
अगर क्रॉस लिंक नहीं हुआ तो इसमें फ्रैक्चर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें थर्मल शॉक की वजह से अगर हम ज़्यादा गर्म कुछ खाएंगे तो उसकी वजह से फ्रैक्चर आने के चांसेस होते हैं। फिर सिग्निफिकेंट वेयर मतलब जल्दी से ये झड़ने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। इसमें इतनी जल्दी नहीं होता, ये मेंटेन रहता है। इजीली ग्राउंड पॉलिश, तो इसको पॉलिश करना आसान होता है, ग्राइंड करना इसको डिफिकल्ट होता है। साइलेंट ऑन कॉन्टैक्ट, तो जब आप चबाते हैं तो इसमें से आवाज कम आती है, नहीं आती है, इसमें क्लिकिंग साउंड आते हैं पोर्सिलिन में। फिर पानी को एब्जॉर्ब करता है और इसमें डायमेंशनल चेंज आते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करके बड़ा छोटा ये हो सकता है। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये स्टेबल रहता है। कोल्ड फ्लो अंडर स्ट्रेस मतलब इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें स्ट्रेस के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। लॉस ऑफ वर्टिकल डायमेंशन, तो ये अगर आपका दांत है और इसके नीचे एक दांत है तो धीरे धीरे ये दांत इसमें घिस जाता है, रीजन वाले में। पोर्सेलिन में इतनी जल्दी इसका वर्टिकल डायमेंशन में लॉस नहीं होता है, एडवांटेज है। सेल्फ एडजस्टिंग है, ये इसको बेसिकली फिट करना आसान होता है और इसको इंटरैक्ट स्पेस में फिट करना डिफिकल्ट होता है। ये केमिकली बॉन्ड करता है डेंचर से, तो डेंचर और इसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड रहेगा, डेंचर बेस और इसके बीच में, इसका मैकेनिकल रिटेंशन है। तो इसमें केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ऑब्वियसली। हाँ, मिनिमल एब्रेशन ऑफ ऑपोजिंग टीथ, तो ये दोनों टीथ हैं तो अगेन इनके घिसने की वजह से अगर मेरा ऑपोजिंग टीथ कितना अफेक्ट हो रहा है, इसमें बहुत कम अफेक्ट होगा, इसमें ऑपोजिंग टीथ ज्यादा अफेक्ट होता है। इजी टू डीफ्लास्क, इसको डेंचर उससे फ्लास्किंग फ्लास्क से निकालना आसान होता है, इसको डीफ्लास्क करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लो रेट ऑफ मोनोमर डिफ्यूजन, इसमें मोनोमर धीरे डिफ्यूज होता है और इसमें हाई टेम्परेचर पे फास्टर डिफ्यूज होता है। फिर आते हैं हमारे अम, कौन से ये प्रॉपर्टीज भूली जा सकती हैं, एज इन पोरोसिटी और क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं हमारे डेंचर में, उसको मेजर तीन है, पोरोसिटी, क्रीजिंग और वॉर्पेज। ये तीनों हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डेंचर के साथ क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहला पोरोसिटी, पोरोसिटी छोटे छोटे से छेद होते हैं, टाइनी वॉइड्स और बबल्स विद इन द एक्रिलिक रेजिन मटेरियल। हमारे डेंचर के अंदर छोटे छोटे से छेद बन के निकलेंगे। उसको दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको पोरोसिटी क्यों नहीं चाहिए, इसका नुकसान क्या है, तो हाइजीन कॉम्प्रोमाइज, छोटे छोटे से छेद हैं, इसमें खाना फंसेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता, स्मूथ नहीं लगता और डेंचर को कमजोर कर देता है ओवर टाइम, क्योंकि अब खाना फंस रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, वो धीरे धीरे करके उसको डिग्रेड कर देगा और कमजोर कर देगा। अब इंटरनल पोरोसिटी और एक्सटर्नल पोरोसिटी, तो ये मेरा अगर डेंचर है, मैं पहले इमेज पे वापस जाती हूँ, तो इसके अंदर इसके अगर मुझे सरफेस पे छोटे छोटे से छेद दिख रहे हैं ऐसे, तो वो है एक्सटर्नल। और एक होगा कि मैंने इसको काटा और फिर ऐसे जो मुझे सेक्शन दिखा तो यहाँ पे छोटे छोटे से छेद हैं, वो हो जाएंगे इंटरनल। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल पोरोसिटी। फिर क्यों होती है उसका कारण डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल पोरोसिटी विद इन द मास, अंदर है, क्यों होती है, क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ मोनोमर एट हाई टेम्परेचर, तो क्योर करते टाइम हमारा पूरा मोनोमर उड़ गया, उससे इंटरनल पोरोसिटी हो जाती है। तो इसमें हमको लो टेम्परेचर क्योरिंग साइकिल्स यूज करने चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करना चाहिए, और थिकर डेंचर बेसिस। ठीक है, तो ये जहाँ पे डेंचर ज्यादा थिक होता है उसमें होता है, और इस तो इसीलिए जहाँ पे थिक हमारा डेंचर बेस है उसमें हमको लो टेम्परेचर क्योरिंग साइकिल यूज करनी चाहिए। एक्सटर्नल पोरोसिटी सरफेस पे दिखती है, रीजन क्या होता है कि लैक ऑफ होमोजेनिटी, मतलब हमारा जो डो बना है प्रॉपर नहीं बना है, मोनोमर और पॉलीमर का रेशियो प्रॉपर नहीं है, मिक्स प्रॉपर नहीं हुआ है। दूसरा रीजन होता है कि लैक ऑफ प्रेशर डो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, तो जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो हमारा प्रॉपर से प्रेशर नहीं अप्लाई हुआ है, उसकी वजह से प्रॉपरली पॉलीमराइज नहीं हुआ। तो सफिशिएंट डो यूज करना चाहिए और प्रॉपरली बेंच प्रेस करना चाहिए। सफिशिएंट डो मतलब आपको फ्लैश दिखना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आपका मटेरियल। फिर दूसरा डिफेक्ट आता है क्रेजिंग। क्रेजिंग क्या होता है, सरफेस पे क्रैक्स, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स होते हैं सरफेस पे। ठीक है, मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ द पॉलीमर चेन्स अंडर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे
आपके दांत पे प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से नीचे छोटे छोटे से क्रैक्स आ रहे हैं और ये अंडर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा है। रीजन मैकेनिकल स्ट्रेस, अटैक बाय सॉल्वेंट, तो कोई ओरल फ्लूइड है वो उसको कुछ केस में अटैक कर रहा है और इसको डिसॉल्व कर रहा है बेसिकली। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर, ज्यादा पानी आ गया आपके एक्रिलिक उसमें, एक्रिलिक डो में, तो उसकी वजह से भी फ्रीजिंग हो सकती है। क्या करना चाहिए? क्रॉस लिंक्ड एक्रिलिक्स यूज करना चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए। टिन फॉइल को यूज करना चाहिए एज सेपरेटिंग मीडिया, ताकि एकदम ही पानी ना आए जिप्सम और एक्रिलिक में, जिप्सम से एक्रिलिक में। और मेटल मोल्ड्स यूज कर सकते हैं। फिर आता है डेंचर वॉर्पिज। तो आपके डेंचर का शेप वॉर्पिज में ऐसा होता है कि अगर आपके डेंचर का शेप ऐसा रहना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसे करके कुछ स्लाइटली टिल्टेड ऐसे करके बनेगा। नो, थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऐसे करके थोड़ी सी डिफॉर्मिटी आ जाएगी। चेंज इन शेप ऑफ डेंचर विच अफेक्ट्स फिट। अब इसका क्यों, ये क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस। तो आपका क्योरिंग श्रिंकेज के टाइम पे आपका डेंचर छोटा हो रहा था, उससे हो सकता है बहुत जल्दी आपने कूल कर दिया, स्ट्रेस रिलीज हुआ और ये वापस आ गया। पैकिंग ड्यूरिंग रबरी स्टेज, आपने पैकिंग बहुत लेट की तो। और इम्प्रॉपर कास्टिंग, कास्टिंग गलत की, आपके कास्ट का शेप गलत था, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। अदर कॉजेज, राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के टाइम पे आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि आपका डेंचर का बेस का शेप ही बदल गया। हॉट वाटर में आपने अगर डेंचर को डाल दिया। और रीक्योरिंग आफ्टर एडिंग रीलाइनिंग वगैरह, तो रीलाइनिंग रीबेसिंग एक दूसरा प्रोसेस होता है, उसमें भी अगर आपने दोबारा से क्योर किया तो डेंचर का शेप बदल सकता है। तो दिस इज इट। पूरे चैप्टर के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।